account। हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेहद दिलचस्प और एकदम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इनकम, कंजम्पशन और सेविंग, ये शब्द सुनने में तो रोजमर्रा के लगते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के नजरिए से इनके बीच का जो रिश्ता है ना, वो आज बिल्कुल शीशे की तरह साफ होने वाला है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक इकोनॉमी में जो भी पैसा जनरेट होता है वो आखिर जाता कहाँ है? जब लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पैसे का सफर क्या होता है? ये सवाल ही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। बस एक इकोनॉमी को एक विशाल इंजन की तरह इमेजिन कीजिए, जहां हर रुपया एक ईंधन का काम कर रहा है। चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे एग्रीगेट सप्लाई को, फिर देखेंगे 45 डिग्री इनकम कर्व, कंज्यूमशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और आखिर में बात करेंगे प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम और सेव की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एग्रीगेट सप्लाई को डिकोड करना। अब ये एग्रीगेट सप्लाई आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो एक तय समय के भीतर सभी प्रोड्यूसर्स जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने को तैयार हैं, ये उसकी टोटल मनी वैल्यू है। अब आप सोचेंगे कि इसे सिर्फ पैसे या मनी में ही क्यों नापा जाता है? वेल, रीजन बहुत लॉजिकल है। आप किलोग्राम गेहूं और लीटर दूध को एक साथ कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते ना। इसलिए इन सबको एक कॉमन पैमाने पर लाने के लिए इनकी मनी वैल्यू निकालना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अर्थव्यवस्था का ये चक्र सच में बहुत कमाल का है। स्टेप 1 देखिए, इकोनॉमी में आउटपुट, प्रोड्यूस और सप्लाई होता है। फिर आता है स्टेप 2। जब ये माल बिकता है ना, तो इसकी वैल्यू से रेंट, वेजेस या प्रॉफिट के रूप में ठीक उतनी ही इनकम जनरेट होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं स्टेप 3 पर, जिसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बिल्कुल बराबर होती है। मतलब सीधा सा है, जितना प्रोडक्शन, इकोनॉमी में उतनी ही इनकम। और इसी से जुड़ा है अर्थशास्त्र का वो सबसे बड़ा और अल्टीमेट सच कि इनकम हमेशा कंजम्पशन और सेविंग के जोड़ के बराबर होती है, यानी Y = C+S। सोच कर देखिए, जो भी पैसा कमाया जाता है उसके साथ सिर्फ दो ही चीजें की जा सकती हैं, या तो आप उसे खर्च कर देंगे या फिर उसे बचा लेंगे, राइट? इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। इस बैलेंस को ना इन नंबर्स के जरिए समझना बहुत आसान हो जाता है। टेबल पर नजर डालिए। जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन 120 है, मतलब सेविंग -20 हो गई। जब इनकम 200 होती है तो कंजम्पशन भी 200 है और सेविंग 0। ये नंबर्स हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में एक चीट शीट की तरह काम करने वाले हैं, ताकि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स माइंड में एकदम क्लियर हो जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, 45 डिग्री इनकम कर्व। ग्राफ की बात करें तो ये नंबर हमेशा याद रखिएगा, 45। एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसे हम नेशनल इनकम कर्व भी कहते हैं, वो ग्राफ पर हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, ठीक 45 डिग्री का एंगल ही बनाता है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ये एंगल कभी चेंज नहीं होता। अब इस ग्राफिकल सिमेट्री के पीछे का जो मैथ्स है वो बहुत ही खूबसूरत है। हम जानते हैं कि एक ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस के बीच पूरा 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है। अब क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, तो जब आप इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये लाइन उस 90 डिग्री के स्पेस को बिल्कुल बीच से काटती हुई निकलेगी। मतलब दोनों तरफ एकदम परफेक्ट सिमेट्री, 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री उधर, है ना? एकदम परफेक्ट। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द कंजम्पशन फंक्शन। इस फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन को समझना होगा। टेबल याद है? जब इनकम 0 थी तब भी कंजम्पशन 40 था। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कमाई 0 और खर्च 40? तो बात यह है कि भले ही कोई कुछ ना कमाए, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक खर्च तो करने ही पड़ेंगे ना। ये वो गारंटीड मिनिमम खर्च है जो या तो पुरानी सेविंग से पूरा होता है या फिर उधार लेकर। तो अब यहां से एक बहुत ही अहम सवाल निकल कर आता है। सोचिए, क्या होता है जब कोई इकोनॉमी ठीक उतना ही खर्च करती है जितना वो कमाती है? ना 1 रुपया ज्यादा और ना ही 1 रुपया कम। इस बहुत ही खास सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और सच मानिए, ये इस पूरे इकोनॉमिक मॉडल का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होता है? इनकम खर्चों से कम होती है, जिससे डिस सेविंग्स यानी नेगेटिव सेविंग्स होती है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद असल जादू शुरू होता है। इनकम आपके कंजम्पशन से ज्यादा होने लगती है और तब जाकर एक्चुअल में पैसा बचना और वेल्थ क्रिएट होना शुरू होती है। ये पॉइंट कर्ज और वेल्थ एक्यूमुलेशन के बीच का सबसे बड़ा एंकर है। अब इसी सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं सेक्शन 4 में,
द सेविंग फंक्शन। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमारा सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से ही क्यों शुरू होता है। याद कीजिए, जीरो इनकम पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 था। अब वो 40 रुपए आखिर आए कहां से? जाहिर सी बात है, वो पुरानी सेविंग्स में से ही तो कम हुए ना। इसलिए जब इनकम जीरो होगी तो सेविंग हमेशा -40 होगी। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन का ही बिल्कुल सीधा रिफ्लेक्शन है। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 5 पर, प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम एंड सेव। तो सबसे पहले बात करते हैं एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का एक रेशो है, C डिवाइडेड बाय Y। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इनकम 100 है लेकिन कंजम्पशन 120 है, तो एपीसी होगा 1.2 या कह लीजिए 120%। इसका सीधा सा मतलब है कि कमाई से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसके बाद नंबर आता है एमपीसी का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अर्थशास्त्र में जब भी वर्ड आए मार्जिनल तो समझ जाइए बात हो रही है बदलाव या चेंज की। अब मान लीजिए आपकी 100 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होती है। उस बढ़ी हुई इनकम में से अब कितना हिस्सा बाहर जाके खर्च करते हैं और कितना हिस्सा बैंक में डालते हैं, उस एक्स्ट्रा खर्च और एक्स्ट्रा इनकम का जो रेशियो है ना, वही एमपीसी है। यह हमें बताता है कि जब इनकम बढ़ती है तो खर्च करने का बिहेवियर किस तरह बदलता है। अब आते हैं एपीएस पर, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशियो है, S डिवाइडेड बाय Y। यहां फिर से सिमेट्री का नियम लागू होता है। अगर कमाई का 60% हिस्सा खर्च हो रहा है तो कॉमन सेंस कहता है कि 40% बच रहा होगा। मतलब ये एपीसी का बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर है। और इसी तालमेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे एमपीसी बढ़ी हुई इनकम पर बढ़ावा खर्च दिखाता है, वैसे ही एमपीएस ये मापता है कि इनकम चेंज होने पर सेविंग्स में कितना चेंज आया, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो अलजेब्रिक प्रूफ है ना, ये बहुत ही एलिगेंट है। स्टेप 1 उसी अल्टीमेट एक्सियम से शुरू करते हैं, y = C+S। स्टेप 2 अब इस पूरी इक्वेशन को इनकम यानी y से डिवाइड कर देते हैं, तो मिलेगा y/y = C/y + S/y। और स्टेप 3 में नतीजा आपके सामने है, 1 = APC + APS। ये मैथमेटिकल हार्मनी हमें दिखाती है कि सारा का सारा पैसा आखिर में खर्च और बचत के बीच 100% बढ़ ही जाता है। अब फटाफट से इन बुनियादी नियमों की बाउंड्रीज को सेट कर लेते हैं। क्या एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जब लोग अपनी सेविंग्स खर्च कर रहे होते हैं। क्या एपीसी 1 हो सकता है? हाँ, एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पर। क्या ये 1 से कम हो सकता है? जी हाँ, ब्रेक इवन के बाद जब सेविंग्स होने लगती हैं। और क्या एपीसी कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से इकोनॉमी में खर्च कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। अगर नेशनल इनकम में होने वाला हर एक बदलाव लोगों के खर्च करने और बचाने के रेशियो को पूरी तरह बदल देता है, तो जरा सोचिए समाज की वेल्थ का क्या होगा जब किसी इकोनॉमी की इनकम बढ़ना पूरी तरह से रुक जाए। क्या ऐसी रुकी हुई या स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कभी कोई सच में अमीर बन पाएगा? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। सीखते रहिए और अर्थव्यवस्था के इन रहस्यों को डिकोड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.